बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेक्शन में, जहाँ हम लोग कार्बन एंड्स कंपाउंड को डील कर रहे हैं। और ये शुरू के 2 लेक्चर के बाद ये तीसरा लेक्चर है आज। शुरू के 2 लेक्चर में हम लोगों ने ये डील किया कार्बन है क्या, कार्बन के ही कंपाउंड दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कार्बन के अंदर स्पेशल फीचर्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता, कार्बन के आइसोटॉप्स, उनके फंक्शंस, और साथ में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा और साथ साथ कार्बन के एलोट्रॉप्स देखे। कुछ नोमेनक्लेचर का सिस्टम भी सीखा हम लोगों ने कि एन के माने क्या होते हैं, इन के माने क्या होते हैं, साइक्लो के मीनिंग क्या होते हैं, आइन के मीनिंग क्या होते हैं। और हम लोगों ने फॉर्मूला रटा नहीं था, सिर्फ समझा था कि कार्बन की चूँकि वैलेंसी टेट्रा होती है, तो टेट्रा कोवैलेंसी होने की वजह से हमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन समझने में आसानी हुई। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने इंट्रोड्यूस किया और साथ साथ डिग्री का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड 2 तरह के नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक का नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी भी कंडीशन थोड़ी सी देखेंगे। तो शुरुआत दिनों में बात हो रही है 1808 की, 1808 या उससे पहले तक ऐसा बिलीव था लोगों का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं सिंथेसिस कर सकते, यानी लैब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। और 1808 में बाकायदा इस बिलीव पर एक थ्योरी आई। बिलीव पहले से था लोगों का कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो लेबोरेटरीज में सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उसको सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसी बिलीफ पर बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी, में 1808 में बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। यानी इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी का नाम उसने दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। बताएंगे हम ये क्या है। फिलहाल ये थ्योरी क्या कहता है, तो इट स्टेट्स दैट दिस थ्योरी दैट वाज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1808, इट स्टेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot synthesis in laboratory. It always derive from ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा मानना था लोगों का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल, यानी जिसके अंदर लाइफ होता है। तो जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं उन्हीं से आप डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल सकता है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से या नॉन लिविंग से या लेबोरेटरी में आप नहीं बना सकते। यानी इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट के मदद से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ऐसी धारणा थी, ऐसा बिलीव था। और 1808 में बाकायदा बर्जीलियस ने एक थ्योरी भी दे दी कि हाँ, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी में। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाएगा। ऑर्गेनिज्म से मुराद प्लांट और एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल।
इनका कहना था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने, सुपर नेचुरल पावर ने उनके अंदर एक फोर्स रखा है, ड्राइविंग फोर्स। उस फोर्स को कहा इसने वाइटल फोर्स, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी उसका कहना यह है कि जो भी लिविंग सब्सटेंस हैं उनके बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म का फोर्स होता है। वही फोर्स दो काम करता है। पहला काम उस लिविंग बॉडी को एक तरह से जिंदा रखता है आगे तक, और दूसरा वही फोर्स डिराइव करता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस कंपाउंड को। यानी देयर मस्ट बी सम special kind of force hidden in living organism which is responsible for formation of organic compound। And that force is called vital force। कि ये फोर्स बहुत अहमियत रखता है। इस फोर्स को बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स कहा कि एक ऐसा फोर्स है लिविंग बॉडी के अंदर जो लिविंग को जिंदा रखने के साथ साथ डिराइव करता है वहाँ से ऑर्गेनिक सब्सटेंसों को। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे या ऑब्टेन करेंगे वो हमेशा लिविंग बॉडी से करेंगे। तो बर्जीलियस ने बाकायदा एक थ्योरी दे दी। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी है? तो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी है। अब दूसरा सवाल ये उठा कि आज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में बना सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आज के हिसाब से हम कर सकते हैं, और ये भ्रम 20 साल के बाद ही टूट गया। 1808 में थ्योरी दी गई और कहते हैं बर्जीलियस के ही स्टूडेंट हैं, इन्हीं के शागिर्द हैं, चेला हैं, जिसका नाम है वोहलर। तो वोहलर ने क्या किया, इस थ्योरी को खत्म कर दिया। वोहलर ने लैब के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया। तो इससे पहले कि मैं वोहलर पे आऊं, मैं आपको बताऊं कि कंपाउंड दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दिया 1808 में, जो ये कहता था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडी है। अब देखिए, जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं, कंपाउंड जनरली होता है दो अलग अलग किस्म के जब एटम आपस में मिले, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब कंबाइंड होते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर
डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, दो अलग अलग किस्म के या दो से ज़्यादा अलग अलग किस्म के जब एटम आपस में मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो दो तरह का होता है, एक कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये 1808 में बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कहा। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि मैं इनऑर्गेनिक को तो अभी रहने देता हूं, मैं ऑर्गेनिक का कंडीशन बताता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन टू बिकम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज presence of carbon atom. There must be presence of carbon atom. बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये पहली शर्त है। जरूरी नहीं है कि कार्बन ही जिसमें हो वो ऑर्गेनिक होगा, अभी दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए, कोई एक से काम नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर कार्बन है तो अब दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या अगर हाइड्रोजन नहीं है मान लीजिए तो हेलोजन हो, और ये दोनों कंडीशन चाहिए। बोथ कंडीशन इज नेसेसरी। कोई एक कंडीशन होगा तो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनिक की यही दो शर्त है। ऑर्गेनिक के अलावा जितने कंपाउंड बच गए, रेस्ट कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक की कोई शर्त नहीं बता रहा हूं मैं, मतलब दो ही कैटेगरी में कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक की शर्त क्या है? कार्बन रहे और साथ में या तो हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन न हो तो हेलोजन हो। हेलोजन से मुराद 17 ग्रुप एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो या तो हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो, कार्बन तो इंपॉर्टेंट है ही कंडीशन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई हुआ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा, आपको बताना होगा कि वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। इन क्वेश्चनों के आगे आपको लिखना है आइदर दीज कंपाउंड आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
चलिए समझने के लिए ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, 10 कंपाउंड हैं ये। आपको बताना ये है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? तो हम लोग ऑर्गेनिक की कंडीशन चेक करेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इट इज ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन ही नहीं है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है या हेलोजन भी नहीं है, इनऑर्गेनिक। कार्बन ही नहीं है, विदाउट कार्बन इट इज इनऑर्गेनिक। कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक। कार्बन ही नहीं है, इनऑर्गेनिक। एकदम आसान है पहचानना, जरा देखिए। कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक। कार्बन हाइड्रोजन सब दिख रहा है, ऑर्गेनिक। कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हेलोजन है, क्लोरीन इज अ हेलोजन। मैंने कहा था कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हेलोजन हो। दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक। तो आप अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है या कार्बन के साथ हेलोजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स, ऑल कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो ये तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट किया गया है देखने के लिए कि क्या क्राइटेरिया है ऑर्गेनिक होने का, क्या क्राइटेरिया है इनऑर्गेनिक होने का। खैर, हम लोग वापस लौटते हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, या ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, इन 1828 में वोहलर ने सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम inorganic compound. And break the concept of Berzelius vital force theory. बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने ब्रेक कर दिया। वो जो एक मिथ चला आ रहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से ऑब्टेन नहीं कर सकते या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक स्पेशल किस्म का कंपाउंड होता है जो हमेशा लिविंग बॉडी से ही आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा, वही उसका सोर्स है। इस मिथ्स को, बर्जीलियस के इस मिथ्स को वोहलर ने ब्रेक कर दिया। अब उसने क्या किया वो सुनिए। उसने क्या किया लैब के अंदर, वो कैसे बना रहा है और क्या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। तो देखिए, उसने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया उसने पोटेशियम साइनेट से। ये
इसके नाम भी लिखता चलता हूं मैं। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये था के स्टैंड फॉर पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। CN सिर्फ होता तो साइनाइड होता, CNO है तो ये साइनेट है, पोटेशियम साइनेट से रिएक्शन करवाया। अब कंपाउंड बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत आयन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ज़्यादातर रिएक्शन जो होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयन एक्सचेंज होता है जिसको हम लोग वैलेंसी एक्सचेंज कहते थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखूंगा फिर मिटा दूंगा कि रिएक्शन होता कैसे है बेटा। तो जानो इस अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन पर प्लस चार्ज होता है, NH4 प्लस। रेडिकल वगैरह जिस वक्त पढ़ाया था तो बताया था, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, सल्फेट का SO4 2 माइनस, उसी में अमोनियम आयन भी पढ़ाया था, हाइड्रोनियम आयन भी पढ़ाया था, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो दिस इज अमोनियम। और Cl तो हेलोजन ग्रुप है बेटा, Cl पर एक निगेटिव चार्ज, इसीलिए इन दोनों के बीच में प्लस माइनस एक आयनिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ये पूरा अमोनियम और इस पूरे क्लोरीन के बीच में। अब आते हैं यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड में। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है बेटा, K प्लस के फॉर्म में होगा। उसके अलावा जो बच गया वो सब माइनस, CNO माइनस। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि ये अमोनियम कैसा है, तो जानो एक नाइट्रोजन है, चार हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 और प्लस चार्ज, NH4 और N पर प्लस चार्ज। उसी तरीके से CNO के बारे में जानना है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये माइनस चार्ज। ये सब ऑक्टेट रूल के हिसाब से है। जरा सोचो, समझाने के एतबार से मैं बता रहा हूं, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बनाएगा उसी को इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहेंगे। तो कार्बन का चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था तो वैलेंसी भी 4 थी, वैलेंसी 4 था मतलब ये 4 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। नाइट्रोजन पर आओ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 हुई, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्टेट पूरा 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो 3 और 1, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल है, शुरू में हमेशा न्यूट्रल सोचेंगे, चार्ज वार्ज नहीं सोचते। ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रल है, चूंकि पीरियोडिक टेबल में सब न्यूट्रल एलिमेंट रखे गए बेटा, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो न्यूट्रल ऑक्सीजन है। अगर कोई ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऐसे ही सोचो, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कहा 6 है, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर पहले से प्लस चार्ज है, ऐसे ही मैंने मान लिया प्लस चार्ज, तो इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब O प्लस का मतलब हो गया कि अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, यानी इट इज सिमिलर लाइक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा आप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यानी अब कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो गई इसकी, तब ऑक्टेट पूरा होगा। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन आएगा भी आउटर में, जाएगा भी आउटर से, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा। तो आयन बनने से सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिस्टर्बेंस आता है, अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है। तो अब आप बताओ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो क्या अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माना जाएगा? जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया तो हेलोजन ग्रुप जैसा हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्यों ना ये एक
एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गई। तो जरा देखो यहाँ पर O माइनस के फॉर्म में, इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो ये सारे ऑक्टेट पूरे हैं। ऑक्सीजन 6 एक निगेटिव चार्ज यानी 7 एक बॉन्ड बनाकर 8, कार्बन न्यूट्रल है बेटा 4 एक बॉन्ड बनाकर 5 6 7 8, नाइट्रोजन का 5 होता है 6 7 8, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। यहां आते हैं, नाइट्रोजन जब तक न्यूट्रल था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये 4 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। यहाँ पे N प्लस के फॉर्म में, यहाँ पर O माइनस के फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस है। बाकी K अकेला आइटम है, इस पे प्लस चार्ज, ये क्लोरीन अकेला आइटम है, इस पे माइनस चार्ज। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अब जरा देखो, ये प्लस इस माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, ये प्लस या तो इस माइनस के साथ हो या इस माइनस के साथ हो, तो ये प्लस को अगर इस माइनस के साथ करा दोगे तो यही बन जाएगा। और रिएक्शन में हमेशा नई चीज बनती है। 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें सिखाया जाता है कि रिएक्शन हम तब कहते हैं जब चेंजेस आता है। तो अगर ये अमोनिया इसी क्लोरीन से मिल गया तो चेंजेस थोड़ी आया, ये तो वापस यही बन गया। तो मुझे चेंजेस लाने के लिए इस प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा और इस प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है KCl, K पे प्लस Cl पे माइनस, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो NH4CNO। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ये बना लिया। आप कह सकते हैं ये स्टेप फर्स्ट था। फर्स्ट स्टेप में इसने यही काम किया, अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनेट को लेकर इसने जो बनाया है उसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम है अमोनियम साइनेट। NH4 का नाम अमोनियम है, CNO को साइनेट कहते हैं, अमोनियम साइनेट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है। क्या इसमें कार्बन है? नहीं। जब इसमें कार्बन नहीं है बेटा तो क्या ये इनऑर्गेनिक हो गया? कार्बन ही नहीं है। क्या इसमें कार्बन है? हाँ, कार्बन तो है, कार्बन तो है, लेकिन सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक के लिए। कार्बन के अलावा क्या पढ़ाया गया है? हाइड्रोजन या हेलोजन। क्या इसमें हाइड्रोजन है कार्बन के अलावा? नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। क्या इसमें हेलोजन है? नहीं, हेलोजन नहीं है। मीन्स वंस अगेन इनऑर्गेनिक। तो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाया। अब जरा देखो, क्या ये इनऑर्गेनिक है? हाँ, क्योंकि कार्बन ही नहीं है। इनऑर्गेनिक। क्या ये इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? बताओ। ये ऑर्गेनिक है बेटा। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अभी कंडीशन पढ़ाई गई है। तो पहली बार इसने रिएक्शन करवाया अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट से और प्रोडक्ट बना दिया अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। मगर दिक्कत क्या थी वो सुनो। इस रिएक्शन में थोड़ी बहुत हीट भी निकली, यानी नेचर वाइज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेचर वाइज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज के हिसाब से सोचे तो ये रिएक्शन आया होगा और मुझे ऑर्गेनिक यही मिल गया। मगर अमोनियम साइनेट
बहुत ही लेस स्टेबल कंपाउंड है, यानी नेचर वाइज ये सब आपको हायर क्लास में समझ में आएगा कि स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कंपाउंड की। अब KCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये बहुत स्ट्रांग है, इनका असल में स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। आप देखें, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, अमोनियम नाइट्रोजन के चारों तरफ हाइड्रोजन, तो बॉन्डिंग बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। जितना स्पेस फ्री रहेगा उतनी आराम से कॉन्टैक्ट होगा। बॉन्डिंग मीन्स कॉन्टैक्ट, तो जितना एक एटम के चारों तरफ का एरिया फ्री रहेगा वो उतने आराम से बॉन्ड बना सकता है, और जब आसानी से बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं, यानी स्टेबल कंपाउंड है। खैर, अमोनियम साइनाइड कह सकते हैं एक तरह से वीक और लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कंपाउंड। ठीक, अब हुआ क्या? हुआ ये बेटा कि सेकंड स्टेप प्रोसेस हो गया। हालांकि उसको लगा था कि हमने एक ही स्टेप में किया है, मगर हुआ था 2 स्टेप में रिएक्शन। पहले स्टेप में तो ये हुआ, अब अगले स्टेप में सुनो क्या हुआ। जो लेस स्टेबल थे वो इस अमोनियम साइनेट, यही एनर्जी हीट के फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया गया। ये हीट ये एक साथ मिलकर कन्वर्ट हो गया NH2CONH2 में। इसको कुछ लोग इस तरह भी दिखलाते हैं कि NH2 ही 2 बार है और CO है। तो ये सिर्फ रीअरेंज हुआ है। रीअरेंज होने का मतलब ये है कि कुछ बॉन्ड टूटे और फिर इसी में जुड़ गए। आप देखें, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी जो लेस स्टेबल कंपाउंड था, जब उस पर हीट पड़ा तो वो बॉन्ड अपना ब्रेक करके वापस रीअरेंज हुआ है, और रीअरेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो ज्यादा स्टेबल है, और इस प्रोडक्ट का नाम है यूरिया। यूरिया फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पहली बार जो प्रोडक्ट बनाया गया ऑर्गेनिक का लैब के अंदर 1828 में वो यूरिया बना। और यूरिया के बनने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। तो ये यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखलाऊं तो इसमें ऑक्टेट पूरा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो 2 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 2 है। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, N है, 2 हाइड्रोजन, N है, 2 हाइड्रोजन। यही यूरिया है, CO के दोनों तरफ NH2 NH2। तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट के मदद से बनाया गया अमोनियम साइनेट प्लस हीट, ये रीअरेंज होके यूरिया बन गया। अक्सर किताब में सिर्फ यही बात लिखी हुई है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये खुद ऑर्गेनिक है बेटा। तो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना ये कोई सोच था थोड़ी था, ये तो बात थी ही नहीं, ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी का ख़त्म था ही नहीं। वाइटल फोर्स थ्योरी को अगर ख़त्म करना है तो आपको इनऑर्गेनिक के इस्तेमाल से ऑर्गेनिक बनाना है। तो ये स्टेप फर्स्ट पे ही बन गया था, मगर दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकली जब वो बंदा कर रहा था वोहलर, तो उसको हीट प्लस ये रीअरेंज होके इस फॉर्म में मिला। यानी उसको जो मिला है कुल मिलाकर, अगर मैं एक ही लाइन में बताऊं तो उसको मिला रिएक्टेंट में ये दोनों, और फाइनल प्रोडक्ट में KCl और यूरिया, क्योंकि ये दोनों थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट होके यही बना रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट के मदद से यूरिया बना दिया गया। हालांकि आज हम लोग जानते हैं कि नहीं, यूरिया डायरेक्ट नहीं बन सकता, पहले वो बना होगा अमोनियम साइनेट, क्योंकि आयन एक्सचेंज हुए होंगे। जब वो आयन एक्सचेंज होके बनाता है तो ऐसा बनाता है। इसमें जब हीट पड़ता है तब रीअरेंजमेंट होता है।
हालांकि रीअरेंजमेंट हमें नहीं पढ़ना, लेकिन अगर मैं आपको रीअरेंजमेंट भी समझाने पे आऊँ तो ये कुछ इस तरह का होता है। आप समझ लें तो ठीक, न समझ में आए कोई बात नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट अपने आप में समझाना एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है आपके लेवल पर इस वक्त। ये इस वक्त का स्ट्रक्चर है, अमोनियम आयन मतलब ये, और साइनेट मतलब ये। अब देखो इस O निगेटिव में और N प्लस में अट्रैक्शन होना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है, लेकिन नाइट्रोजन के प्लस चार्ज के चारों तरफ आप देखें हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन इस O माइनस को मिलने नहीं देता है, बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हो पाता है, बहुत थोड़े सा हिस्सा फ्री रहता है नाइट्रोजन का, इसीलिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। एंड दिस इज द रीज़न कि ये लेस स्टेबल है या वीक नेचर का है, बहुत स्ट्रांग नेचर का नहीं है। अब देखो होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है रेजोनेंस। निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको समझ में आता है इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आता है इट्स ओके। हायर क्लास में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। हो ये रहा है कि ये निगेटिव इस कार्बन पर आकर अटैक करता है और यहाँ ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको रेजोनेंस कहते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसी में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड हमें बनाना था क्योंकि यूरिया बनाना है, और साथ में यहां डबल बॉन्ड N के ऊपर निगेटिव चार्ज, N के ऊपर निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है और इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं। तो सबसे पहले ये जो साइनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में। अब यहां पर N चूंकि प्लस चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन से ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया गैस में NH3। साथ में यहां से निकलता है H+, उस H+ को खींच लेता है ये N। तो जब ये खींच लेता है तो ये H+ पहुंच जाता है यहां पर। एक स्टेप में समझो, यहां से H निकला, ये बना, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पे आएगा माइनस, पहले से था प्लस, माइनस प्लस मिलके बन जाएगा न्यूट्रल, तो ये हो गया न्यूट्रल, और ये N माइनस था, H+ लेकर ये भी हो गया न्यूट्रल। अब दोबारा फिर से ऐसा होता है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, खींचता है, और N पे आता है निगेटिव चार्ज। ये इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारता है इस पर। इस पे जब लोन पेयर अटैक मारता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ बनते हैं। चूंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन पर आता है प्लस चार्ज, और कार्बन ने रिसीव किए हैं तो कार्बन पे आता है माइनस, पहले से था कार्बन पे प्लस, प्लस माइनस मिलके हो जाता है कार्बन न्यूट्रल। थोड़ी देर के बाद वही प्रोसेस रिपीट किया जाता है, यहां से एक बॉन्ड टूटता है, जब यहां से एक H निकलेगा तो वो H+ के फॉर्म में बनेगा, यही H चला जाएगा यहां पर, तो NH2, दिस इज यूरिया। तो हायर क्लास का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो रेजोनेंस का, लोन पेयर का, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो आपको रीअरेंजमेंट समझना बहुत आसान है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ये बात बताई है जिनको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पता है। जिन बच्चों को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर, डोनेट करने की टेंडेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, वो इस पार्ट को स्किप कर जाए। घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि यही NCERT बुक तक के लिए काफ़ी है, या 9th लेवल के लिए कॉन्सेप्ट बेटा यही बहुत है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आएँ और स्ट्रक्चर आप दिखाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि वाइटल फोर्स थ्योरी का खात्मा 1828 में वॉलर ने कर दिया, लैब में पहली बार यूरिया का सिंथेसिस करके। और यूरिया उसने बनाया किससे है, तो अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट से। पहले स्टेप में वो बना था अमोनियम साइनेट, लेकिन वो वीक था या लेस स्टेबल था, जिस पर हीट पड़ा तो वो रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होकर यूरिया बन गया। तो वो सेकेंड स्टेप में एक तरह से आप कह सकते हैं यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो बस इतना ही आपको चाहिए, स्ट्रक्चर की उतनी ज़रूरत अभी इस लेवल पर आपको नहीं है। अब मैंने बताया था कार्बन के जनरली दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 14 का इस्तेमाल तो मैंने कहा था कार्बन डेटिंग में होता है। कार्बन 12 को एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। रेफरेंस एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है एटॉमिक मास के डिटर्मिनेशन में। हालांकि एटॉमिक मास या वेट का कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ाया है, और वहां पढ़ाया है कि एटॉमिक मास या वेट का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है सिर्फ यू या एएमयू, और इसी के माने होते थे मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 यू के माने होते थे मास ऑफ 1 प्रोटॉन या रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। लेकिन जिस जमाने में एटॉमिक मास वजूद में आया उस जमाने में यह कॉन्सेप्ट नहीं था मास ऑफ 1 प्रोटॉन या रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। आपने उस वक्त हमसे यह सवाल नहीं पूछा था कि सर आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया तो आपने ये बात बताई कि प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट खाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जबकि मास पर बेस्ड पुराने जितने पीरियोडिक टेबल हैं सब हैं। यानी ड्यूबर्नर ने भी मास पर ही बात कही, न्यूलैंड ने भी मास पर बात कही, मेंडलिफ ने भी मास पर बात कही, और इन लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल दिया है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले दिया है। तो जब दुनिया को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इल्म नहीं था तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज और मास का भी जिक्र नहीं था। तो जब प्रोटॉन का मास नहीं था तब कैसे डिफाइन होता था एटॉमिक मास? तो उस वक्त एटॉमिक मास डिफाइन किया जाता था, या आज भी हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 का जो भी वेट होगा उसको आप 12th हिस्से में डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने कहा कार्बन 12 को एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह माना गया, यानी कार्बन 12 का जो वेट है उसका 12th पार्ट लिया जाता है, इसी को 1U कहते हैं। आज के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हुए आप कह सकते हैं यही वैल्यू 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है या रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। लेकिन ये सब बाद के साइंटिस्टों ने आकर वैल्यू निकाली है। शुरुआत के दिनों की अगर हम बात करें तो मास का कॉन्सेप्ट कार्बन पर दिया गया है, तो इसीलिए एटॉमिक मास से मुराद कार्बन 12 का जितना वेट होगा उसका 12th पार्ट वो कहलाएगा 1U। यानी 1U इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का 12th हिस्सा है, 1/12 हिस्सा है। ये वेट आज के हिसाब से देखें तो 1U इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सारी बातचीत हो गई। अब हम लोग यहां से हाइड्रोकार्बन का सिस्टम पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन के सिस्टम पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला है जो ज़हन में लोग रट लेते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था। आप फॉर्मूला न रटे, मैं बताता हूं क्यों। आप चीजें जाने, कुछ टर्म मैं पहले लिख देता हूं, आप इन टर्म्स को जाने। पहला,
इन का मतलब हुआ वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ओके, डाई इन का मतलब हुआ दो जगह डबल बॉन्ड होगा कहीं पर, एक जगह डबल बॉन्ड दूसरी जगह डबल बॉन्ड, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, चाहे वो दो लगातार हो, दूर दूर हो, एंड पे हो। डाई इन से मुराद दो डबल बॉन्ड है। उसी तरीके से ट्राई इन से मुराद तीन डबल बॉन्ड होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग आइन की तरफ। आइन से मुराद ट्रिपल बॉन्ड होगा। डाई आइन से मुराद दो दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे बेटा। इन आइन से मुराद एक जगह कहीं डबल, एक जगह कहीं ट्रिपल। साइक्लो से मुराद रिंग होगा। साइक्लो मीन्स रिंग। लास्ट है आइल। आइल से मुराद वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट स्पेस, एक जगह खाली होगी, वैकेंट स्पेस आइल। या इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का निकाल देना ही आइल कहलाता है। चलो इन क्या है वो सुनो। तो इन के माने आप ये समझिएगा रिमूवल, माइनस में कर रहा हूं, ये माइनस ऑफ 2H, दो हाइड्रोजन का माइनस हो जाना। ये जो है ये एक्चुअली रिमूवल है, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। अब इसके लिए फॉर्मूला बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम अगर आप समझ गए तो आपको फॉर्मूला बहुत आराम से याद होगा बेटा, बहुत आराम से। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, इस चीज को नोट कर लो। मैं कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड के अलावा आपको देखने हैं कितने बॉन्ड आए हैं। क्या आपको सिंगल बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहा है? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मीन्स -2H, बस यही याद रखना है। या यूं याद रखिए कि इन का मतलब 2 हाइड्रोजन। आपकी मर्जी है, आप एक बॉन्ड एक्स्ट्रा करें या इन का मतलब 2H रखें। अभी आप तो इन का मतलब -2H रखें, आइन का मतलब -4H रखें, वो बाद में आपको बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इन डबल बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, आइन का मतलब 4 हाइड्रोजन का कम हो जाना, और साइक्लो का मतलब भी 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। इन मीन्स और साइक्लो मीन्स 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, -2H लिखा है, 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना ही कहलाता है इन या साइक्लो। आइन का मतलब 4 हाइड्रोजन का कम हो जाना। अब आप देखो, डाई इन का मतलब 2 कम होना, 2 बार 2 कम होना मतलब 4 कम होना, 3 बार 2 कम होना, इन का मतलब 2 कम होना, आगे वर्ड है ट्राई मतलब -6H, 3 इंटू -2, 2 इंटू -4 -8H, -2 -3 -5, सॉरी, इसमें -4, इसमें -2, -6 हमेशा इवन में होगा। आइल में हमेशा ऑड में होता है। रिमूवल ऑफ 1H, आइल का मतलब बस 1H का कम हो जाना। तो ये आपको याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। इन और साइक्लो का मतलब याद रखना है 2H का कम हो जाना। इन आए तब 2H कम होता है, साइक्लो आए तब 2H कम होता है। आइन का मतलब आपको मतलब है 4H कम होना, और आइल का मतलब 1H कम होना। बाकी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो अब सुनो, फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है वो ये याद रखना है, CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। बस इसी का फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा किसी का फॉर्मूला याद मत रखो। अल्केन मतलब खाली सिंगल बॉन्ड, अल्केन मतलब खाली सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर में खाली सिंगल बॉन्ड होगा, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे, उसे हम अल्केन कहेंगे।
अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ फॉर्मूला बनाना। मुझे फॉर्मूला मान लो याद नहीं है और आ गया कि अल्कीन का क्या फॉर्मूला होगा। दूसरा, अल्क आइन का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि ये दो फॉर्मूले याद रहते हैं इसलिए शुरुआत यहीं से की। लेकिन अब सुनो, साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। साइक्लो अल्क इन आइन का फॉर्मूला क्या होगा। कुछ भी निकाल सकते हैं, प्योर मैथमेटिक्स है ये। आ जाओ, साइक्लो अल्काइल का फॉर्मूला क्या होगा। अल्क डाइईन का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। हमारे कोर्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ही है, हम आगे वही पढ़ेंगे। लेकिन आपको हम बताते चले कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना कुछ जान सकते हैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अगर हमने पढ़ लिया तो। अल्क डाइईन ट्राइआइन, कुछ भी हो सकता है। आठवां अल्क आइल, नौवां अल्क डाइआइन आइल, डाइआइन आइल, ये है मान लो। चलो या एक और ले लेते हैं 10th, अल्क इन आइन आइल। ये है हमारे पास सिस्टम। सिर्फ अल्केन का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं वो सुनो। मैं जैसे ही अल्क देखता हूं, जैसे ही अल्क देखता हूं, कुछ भी ना हो, अल्क हो, सीधे अल्केन का फॉर्मूला उतारो और कुछ नहीं। यानी जहां जहां अल्क है सब जगह अल्केन का फॉर्मूला उतार दो। अब आगे देखो, अगर एन होता तो छोड़ देते, क्योंकि मैंने लिखा ही अल्केन का है। मगर मैं कह रहा हूं अल्क देखकर आप अल्केन लिख दो। अब आगे देखो क्या है, इन। इन का मतलब तुमको क्या लिखवाया था अभी जब टर्म लिखवा रहे थे, तो इन का मतलब लिखवाया था कि आप याद रखेंगे 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, तो आप हाइड्रोजन में ही 2 कम कर दोगे बेटा। तो आप देखो +2 -2 खत्म, यानी फॉर्मूला आ गया CnH2n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। आगे चलो, अल्क आइन। अल्क का फॉर्मूला देखकर क्या बोल रहा हूं, CnH2n +2 लिख दो, अल्केन लिख दो। आइन का मतलब -4, +2 -4 क्या बन गया, CnH2n -2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। आगे चलो बेटा, अल्क देखो, लिख दो CnH2n +2, साइक्लोवर्ड -2 हाइड्रोजन, एन में कुछ नहीं, एन में कुछ नहीं करना। इन और साइक्लो के माने एक है। इन का मतलब भी 2 हाइड्रोजन का कम होना, साइक्लो का मतलब भी 2 हाइड्रोजन का कम होना। मैं सिर्फ 4 टर्मिनोलॉजी याद करने को कह रहा हूं तुम्हें। इन 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, आइन 4 हाइड्रोजन का कम हो जाना, साइक्लो 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, आइल 1 हाइड्रोजन का कम हो जाना। आइल मीन्स 1 हाइड्रोजन कम, इन मीन्स 2, आइन मीन्स 4, बस। तो साइक्लो के लिए 2 कम कर दो, तो फॉर्मूला बन गया वापस CnH2n। यानी साइक्लो अल्कीन का भी वही फॉर्मूला जो अल्कीन का, क्योंकि इन का मतलब और साइक्लो का मतलब 2-2 हाइड्रोजन कम करना था, इसलिए फॉर्मूला तो सेम आएगा ही। तो एक ही फॉर्मूले से कई सीरीज समझी जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फॉर्मूले से कई चीजें समझी जाती हैं। इसी को तो आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। खैर, अभी तो मैं फॉर्मूला बनाना सिर्फ सिखा रहा हूं।
अल्क देखो बेटा लिख दो CnH2n+2, साइक्लो मीन्स 2 कम, इन मीन्स फिर से 2 कम, आइन मीन्स 4 कम। बस आपको घटाते चले जाना है। एक बार अल्केन लिख दीजिए, उसके बाद साइक्लो मीन्स 2 कम, इन मीन्स 2 कम, आइन मीन्स 4 कम। टोटल आप देखो ये +2 -2 कैंसिल, -2 -4 यानी कुल मिलाकर -6, यानी कार्बन n हाइड्रोजन 2 गुना -6। ये फॉर्मूला आ गया बेटा। उसी तरीके से बताओ, अल्क मतलब CnH2n+2, पूरा अल्केन लिखो, साइक्लो -2, आइल -1। आइल को मैंने कहा था एक हाइड्रोजन कम हो जाना, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। साथ में क्या मैंने वैकेंट स्पेस कहा था? वैकेंट स्पेस के लिए आपको फॉर्मूले में डैश देना होगा। ये H के आगे जो डैश दिया है ये वैकेंट स्पेस है बेटा। इनमें वैकेंट स्पेस नहीं दे रहे थे। जब भी आइल आएगा तो मैं हाइड्रोजन के आगे एक कम कर दूंगा और हाइड्रोजन के ठीक सामने ये एक डैश दे दूंगा, इसके माने होगा वैकेंट स्पेस। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। इसी वैकेंट स्पेस की वजह से ये अनस्टेबल होगा, इट इज अनस्टेबल। तो आइल ही खाली अनस्टेबल होता है और यही आइल वापस जाकर फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे तब बताएंगे। फिलहाल आप जानो कि आइल का मतलब एक कम करना और एक डैश छोड़ देना, इस तरह से डैश लगा देना वैकेंट पोजीशन होता है, खाली जगह है ये। इस खाली जगह को फंक्शनल ग्रुप लगाकर तब भरते हैं हम लोग, फिल करते हैं। खैर, तो अब बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? ये 2 काट दो, फॉर्मूला आ गया CnH2n-1 वैकेंट स्पेस। ये फॉर्मूला है हमारे पास साइक्लो अल्काइल का। अब चलो, अल्क डाई इन है बेटा, CnH2n+2। अल्क को देखते हुए इतना लिख दो, अल्क को देखते हुए इतना लिख दो। डाई इन क्या -4 हो गया? क्योंकि एक इन का मतलब -2, 2 इन का मतलब -4। तो अब कितना फॉर्मूला आ गया बेटा? CnH2n-2, क्योंकि +2 -4 सॉल्व होकर आया -2। कोई वैकेंट स्पेस नहीं क्योंकि आइल नहीं है। तो आप देखें जो फॉर्मूला अल्काइन के लिए आपने बनाया वही डाईइन का है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक ही फॉर्मूले से कई चीजें समझ में आ रही हैं और फॉर्मूला समझने का तरीका यही है। तो अब आप ये निकाल सकते हैं क्या? CnH2n+2 डाईइन -4, क्योंकि इन के मतलब होते हैं -2, -2 × 2 -4, ट्राई आइन 3 × 4 दैट इज -12। एक आइन का मतलब -4, ट्राई आइन है तो -4 3 बार होगा तो -12 हो गए। अब सोचो, -4 -12 -16 + 2 यानी ओवरऑल 16 में से 2 चला गया 14। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्क डाईइन ट्राई आइन। अब आते हैं अल्क आइल पर। CnH2n+2 क्या सिर्फ आइल है? अल्क के बाद सिर्फ आइल है, -1 एक वैकेंट स्पेस। फॉर्मूला आ गया CnH2n+1 वैकेंट स्पेस, यानी 2 गुना करके 1 जोड़ दें। दिस इज अल्काइल, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल। तो हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है डिटेल में, एक तो अल्केन जिसका रेफरेंस फार्मूला ले ही रहे हैं, दूसरा अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। बहुत हद तक पढ़ना है तो साइक्लो अल्कीन पढ़ लेना है अगर पढ़ना है तो कुल मिलाकर यही 3-4 सीरीज हमें पढ़नी है और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। तो इसी में फंक्शनल ग्रुप खाली हम ऐड करेंगे वैकेंट स्पेस को देखते हुए। खैर बहरहाल अभी तो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जानो, अल्क मतलब CnH2n+2, डाई आइन है मतलब -8, डाई आइन मीन्स -8, आइल मीन्स -1 विथ वैकेंट स्पेस। तो अब कितना हो गया बेटा? -9 CnH2n+2
H2N -9 + 2 -7 with 1 vacant space due to presence of आइल। लास्ट बताओ अल्क CnH2n + 2 इन -2 आइन -4 आइल -1 विथ वैकेंट स्पेस। क्या ये +2 -2 कैंसिल? फॉर्मूला आ गया CnH2n -5 वैकेंट स्पेस। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो जो समझा था टर्मोलॉजी उसी पर मैंने फॉर्मूला बना दिया, उसी पर हमने फॉर्मूला बना दिया। अब मैं इन फॉर्मूलों को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको वहाँ पे टेट्रावैलेंसी से फॉर्मूला बनवाया था। आज हम टेट्रावैलेंसी से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, आज हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि नोमेनक्लेचर से कैसे फॉर्मूला बनता है। अगर कहीं पे नाम दिया हुआ है तो वहीं से हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। बाद में आप चाहे तो उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले और साथ में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन को देखकर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलो मैं अपने मन से ऐसे ही ले रहा हूं कुछ क्वेश्चन। पहला सवाल, ऑक्ट इन, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फॉर्मूला लिखना है। साइक्लो पेंट आइन, तीसरा ब्यूटाडाइन, चौथा हेक्साइल, पांचवा हेप्ट इन आइन आइल। चलो ये 5 हैं और ये 6 हैं। कुछ का हम लोगों ने नाम दे दिया है, कुछ का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और कुछ का एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से दिखलाया गया है। आपको बताना ये है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। जहाँ स्ट्रक्चर दे दिया है उनका नाम क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो मैं पहले फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। मैंने जैसे ही ऑक्ट देखा मैंने समझ लिया कि कार्बन 8 होंगे। जैसे ही मैंने देखा पेंट समझ लिया कार्बन 5 होंगे। जैसे ही देखा ब्यूट समझ लिया कार्बन 4 होंगे। हेक्स कार्बन 6, हेप्ट कार्बन 7। अब दिमाग लगाते हैं। 8 सीधे अल्केन लिखो, 2 गुना करके 2 ज़्यादा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। हमेशा कार्बन लिख के 2 गुना करके 2 जोड़ दिया करो, बाद में देखेंगे सारी चीज़ें। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 दूनी 12 और 2 14, 7 दूनी 14 और 2 16। यानी आपने अल्केन का लिख दिया। गोया ये फॉर्मूला है 8 कार्बन यानी ऑक्टेन, 5 कार्बन पेंटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन का। अब आइए, क्या यहाँ इन लिखा हुआ है?
2 हाइड्रोजन कम कर दो, फॉर्मूला बन गया C8H16। अल्कीन में आपने पढ़ा था कि कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, मगर आपको ये याद है इसीलिए आपने ऐसा कर लिया। मेरा जो तरीका है वो इतना अच्छा और परफेक्ट है कि आप इस पर कोई भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ साइक्लो देखूंगा तो क्या ये -2 करूंगा, और आयन देखूंगा तो -4 करूंगा। तो कुल मिलाकर आपने 6 हाइड्रोजन कम तो कर ही दिए ना, यानी कार्बन 5 हाइड्रोजन 6। ये बन गया फॉर्मूला। चलिए आगे और देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है डाईईन। एक ईन के माने होते हैं 2 कम करना, डाईईन के माने 4 कम कर दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? C4H6। आइल का मतलब सिर्फ एक कम करना और वैकेंट स्पेस ले आना। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? C6H13 वैकेंट स्पेस डैश। आगे आ जाओ। हेप तक तो ठीक था। इन -2, आइन -4, आइल -1 विथ वैकेंट स्पेस। अब चलो लिख लो, कितना लिखोगे बताओ? C7। सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो। 2 4 6 एक साथ, 16 में से 7 चला गया 9 विथ वैकेंट स्पेस। यानी इन्हीं में फंक्शनल ग्रुप ऐड किए जाएंगे। ये डैश वाले जो हैं यही अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन है, उसके अलावा ये सब स्टेबल हाइड्रोकार्बन हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। चलो मैं क्रॉस चेक करता हूं कि जो हमने अभी तक लिखा है उसको स्ट्रक्चर से बनाते तो कैसे बनाते। अब बताओ, ऑक्टीन है, तुम क्या करोगे? 8 कार्बन लोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अब क्या करोगे? कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, यही स्ट्रक्चर हो गया। 8 कार्बन है, किसी एक जगह डबल बॉन्ड है। वैसे ही आओ, 5 कार्बन बनाना है लेकिन रिंग में बनाना है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। अब ये पहले और 5वें को मिला दो तो रिंग बन जाएगा बेटा। रिंग हमेशा बनता है फर्स्ट और लास्ट को मिला देने से, तो फर्स्ट और लास्ट को भी मिला दो तो ये रिंग बन गया। तो साइक्लोपेंट तो हो ही गया। आयन का मतलब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो, तो ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो रहा है। चलो, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। डाईईन का मतलब कहीं 2 जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं 2 जगह हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो, हेक्स के माने हो गए कितने कार्बन? 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। आइल का मतलब एक स्पेस खाली छोड़ देना, वो खाली स्पेस के नाम है आइल। तो जब आइल लिखता है तो मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखता, वरना कंफ्यूजन होता है। ये बॉन्ड लाइन लोग समझ जाते हैं, तो आप कार्बन 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 लिख के लास्ट में डैश दे दो अभी स्टार्टिंग लेवल पर। अच्छा चलो, हेप्ट की बात कर रहा हूं। 7 कार्बन होंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7। आइल के लिए जगह छोड़ दो, आइल के लिए मैंने लास्ट में जगह छोड़ दिया। इन का मतलब एक जगह डबल बॉन्ड, आइन का मतलब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। अब चलो हम लोग काउंट करते हैं। यहां पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 4 में 2 कम है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे बेटा। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इस कार्बन का हो 2 और 1 3, इधर 2 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, 1 H। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर, 2 बना रहा है, 2 और लगा दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और लगा दो। 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। ये वाला सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3, 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब सारे हाइड्रोजन को गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 3 13, 14 2 16। चलो यहां देखते हैं, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका, 3 इधर 1 इधर।
एक भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे 3 1 4, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6। चलो आगे देखते हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 2 2 4 2 6। यहां पर देखते हैं, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 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 हाइड्रोजन। यानी ये फ्री स्पेस को भी बॉन्ड ही मान लेंगे, क्योंकि ये आगे चलकर फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप इसे खाली मत छोड़ना, आप इस वैकेंट स्पेस को दिखलाना आइल के लिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो इसको बॉन्ड मानते हुए 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। तो अब बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, 13 हाइड्रोजन। सिमिलरली देखो बेटा, क्या ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। क्या इसने टोटल 3 बॉन्ड बना लिया, 1 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड, एक भी हाइड्रोजन नहीं। 2 के लिए 2 लगा देंगे, 2 के लिए 2 लगा देंगे, ये भी 2 है तो 2 लगा देंगे। 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला था, इन मीन्स -2, साइक्लो मीन्स -2, आइन मीन्स -4 और आइल मीन्स -1। आइल के साथ एक वैकेंट स्पेस ज़रूर काउंट किया जाएगा और उसी हिसाब से हम लोग नाम भी लिखेंगे। अब देखो ना, 4 कार्बन था तो ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड 2 जगह है तो डाईइन हो गया। 6 कार्बन थे तो हेक्स लिखा, कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक वैकेंट स्पेस है तो आइल आ गया। मैंने कहा था एन तब लगाते हैं जब कोई स्पेस खाली ना बचे, कोई मल्टीपल बॉन्ड ना आए, यानी कुछ भी ना लगा रहे तब एन लगाएंगे बेटा। जब स्पेस आ जाएगा तो आइल लगाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हो गया। अब 8 कार्बन है, देख लो, तो ऑक्ट इन। रिंग को पहले लगाते थे, याद करो, साइक्लो 5 कार्बन तो पेंट, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। हेप्ट 7 कार्बन है तो इन आइन आइल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा, पहले ई आता है, फिर वाई आता है, फिर वाई आता है। तो याद रखिएगा, लास्ट में आइल लगा करता है, आइल हमेशा लास्ट में आता है। तो ये नोमेनक्लेचर का भी सिस्टम आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं और साथ में फॉर्मूला भी आप पढ़ रहे हैं कैसे हो रहा है। अब आते हैं इधर, इसका बताइए। पहले मैं नाम लिख देता हूं, क्योंकि नाम से मुझे फॉर्मूले लिखने में काफ़ी आसानी होती है। तो ज़रा देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्या मैं इसको 5 के लिए पेंट लिख दूं? क्या मुझे 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है? तो डाईइन लिख दूं, पेंटाडाईन। जैसे ही पेंटाडाईन लिखा, चलो फॉर्मूला लिखता हूं। 5 कार्बन मतलब C5, तुरंत फॉर्मूला लिख दो, 2 गुने से 2 ज़्यादा, सीधे अल्केन का लिख दिया करो, क्योंकि मुझे एक रेफरेंस चाहिए, उसके बाद ही हाइड्रोजन में हम नंबर कम करना शुरू करेंगे बेटा। तो हमने लिख दिया पेंटेन। डाईइन का मतलब हो गए -4, तो क्या फॉर्मूला बनकर आ गया, C5H8। यहां आते हैं 1 2 3 4 5, दिस इज पेंट, 2 जगह डबल बॉन्ड, पेंटाडाईन, साथ में साइक्लो, क्योंकि रिंग है, साइक्लो पेंटाडाईन। चलो चेक करो, 5 कार्बन देखा, सीधे फॉर्मूला लिख दिया C5H12, 2 गुने से 2 ज़्यादा। अब आओ, साइक्लो मीन्स -2, डाईइंस -4, क्या -6 कर दें? फॉर्मूला तैयार हो गया, C5H6, C5H6। यहां आते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम लोग लिखेंगे प्रोप, पहला कार्बन मिथ था, दूसरा कार्बन इथ था, तीसरा कार्बन प्रोप था। एन दिखा, स्पेस दिखा, दिस स्पेस इज कॉल्ड आइल, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब, यह तो फॉर्मूला दिख ही रहा है मुझे, देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं, मैं वैसे यहां से बनाऊंगा। प्रोप मतलब 3 कार्बन और 2 गुना करके 2 जोड़ो तो 8, अल्केन वाला फॉर्मूला, 2 गुना करके 2 जोड़ना, तो C3H8। आइल का मतलब 1 कम कर दे विथ फ्री स्पेस, तो फॉर्मूला बन गया बेटा C3H7 विथ फ्री स्पेस। यहां अच्छा दिख भी रहा है, 1 2 3, 3 2 5 2 7 विथ डैश। यहां पर आते हैं वापस वैसे ही, 1 2 3 4 5 6, डेट इज हेक्स।
क्या एक ही जगह डबल बॉन्ड है बस इन दोनों के बीच में? इन। क्या पूरा रिंग है? साइक्लो, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। फॉर्मूला क्या बन गया? 6 दूनी 12 तो 14। पहले हेक्सेन का फॉर्मूला लिख देंगे। हेक्स मतलब कार्बन 6 था, 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 और 2 14। चूंकि लफ्ज में साइक्लो है, रिंग दिख रहा था -2 कर देंगे, डबल बॉन्ड दिख रहा था फिर से -2 कर देंगे। इन और साइक्लो दोनों के लिए 2 कम कर दो भाई, तो क्या बन गया? C6H10। गिन लो, 6 कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4 2 6 7 8 9। मेरे ख्याल से कहीं पे गलती हुआ है, चेक करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक डैश छूट गया है, ये डैश है स्ट्रक्चर बनाते वक्त, ये डैश है। क्योंकि आप देखो इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 4 होती है, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। इसके पास 2 1 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 एक फ्री स्पेस था बेटा। तो फ्री स्पेस के लिए हम क्या करेंगे? इसका नाम साइक्लोहेक्सीन करेंगे। तो यहाँ पर -1 करना विथ डैश, यही डैश है। तो ये फॉर्मूला आ गया C6H9 यहां पर भी हम लोग देख सकते थे फॉर्मूले में, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। गिन लो, 2 3 5 6 7 8। 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। गिन लो, 2 3 4 5 6, बाकी सब तो है ही। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जिससे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के बाद हम स्ट्रक्चर वगैरह आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब यहां से हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करेंगे, यानी नाम लिखना सीखेंगे। और उसी नाम लिखने के प्रोसेस में हम 2 चीजों को जरूर डिस्कस करेंगे आगे चल के। एक होगा होमोलोगस सीरीज और दूसरा होगा हमारा आइसोमेरिज्म। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम लोग 2 हिस्सों में बांटकर नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। पहला हिस्सा है हाइड्रोकार्बन। लास्ट क्लास में मैंने हाइड्रोकार्बन का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग एलिफैटिक कहते थे और क्लोज चेन को एलिसाइक्लिक कहते थे। फिर उसके बाद उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बांटा था, यानी पैराफिन्स और ओलिफिन्स में। फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आए थे, दूसरी तरफ साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन आए थे। खैर, नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन अलग होगा और फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। तो हाइड्रोकार्बन का तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन के फंक्शनल ग्रुप पे नहीं आते हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन के इस वक्त क्लासिफिकेशन पे नहीं आते हैं। बस आप जानिए, इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप है ग्रुप ऑफ एटम on which physical and chemical property of organic compound depends। यानी फंक्शनल ग्रुप उस
पार्ट को कहते हैं जो पार्ट डिसाइड करता है कि कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल नेचर कैसा होगा, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाले ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है केमिकल या फिजिकल नेचर क्या होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हाइड्रोकार्बन का तो क्लासिफिकेशन हम लोग जानते ही हैं कि हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक कहा था ओपन, एक कहा था क्लोज्ड या रिंग। ओपन को एलिफैटिक कहते थे और क्लोज्ड को हम लोग एलिसाइक्लिक कहते थे। फिर इसको डिवाइड किया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता था हमारे पास अल्कीन और अनसैचुरेटेड में आता था अल्कीन, अल्काइन। क्लोज्ड में हम लोग चलते थे तो हम लोग पढ़ते थे ये भी दो हिस्से का होगा, क्लोज्ड या रिंग जो बनता था। एक को हम लोग जनरली नाम देते हैं, यहीं पर ऐसे ही पढ़ लेते हैं, या तीन हिस्सा यहीं पे पढ़ लेते हैं, बेंजीन को अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पढ़ते हैं साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। हमने बेंजीन वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया है, वो बिल्कुल अलग है। बेंजीन या नॉन बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते थे उसको हम लोगों ने नहीं लिया, वरना हम कहते क्लोज साइक्लिक था, साइक्लिक दो हिस्सों में बटा, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, जो हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में था, जो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब देखो फंक्शनल ग्रुप ही हमें पढ़ना है और आपको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के, ये क्लासिफिकेशन मैं करता हूं, किताब में इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा ये क्लासिफिकेशन मैंने क्यों किया है। फंक्शनल ग्रुप दो टाइप का मैं कहता हूं, एक फंक्शनल ग्रुप वो है जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद है, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहां कार्बन मौजूद नहीं है, दिस इज नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो अब सवाल हुआ कि कौन कौन से हैं जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप हैं। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है COOH, और देखो यही वैकेंट पोजीशन है, ये वैकेंट पोजीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल आपको बता देते हैं। दूसरा है स्टर, दो वैकेंट पोजीशन है, कार्बन की तरफ भी ऑक्सीजन की तरफ भी। एल्डिहाइड CHO, सब में कार्बन मौजूद है। कीटोन, साइनाइड, और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल आप यही 5 जाने जिसमें कार्बन आपको दिखेगा। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, और फंक्शनल ग्रुप हमेशा वैकेंट स्पेस वाला होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, या मोर देन 2 हो। खैर, नॉन कार्बन की तरफ आते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल फॉर्मूला है OH। इथर, अमीन,
NH2, यही NH2 में CO फिर NH2 जुड़ा था तो यूरिया बना था। खैर आगे चलिए, नाइट्रो NO2, पांचवा हेलाइड जहां X हेलोजन ग्रुप है, जहां X क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो X से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, X से मुराद। और आखिर अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप में, हालांकि आगे चल के आप पढ़िएगा तो इसको फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, लेकिन आप जान लो अल्काइल। अल्काइल को भी हम लोग, चूँकि इसमें भी एक वैकेंट स्पेस होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। R का मतलब यहाँ कार्बन समझा जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरह से। तो मैं पहले हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर लूँगा, फिर फंक्शनल ग्रुप का लूँगा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इस लिस्ट को याद रखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। हो सकता है आपको नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को पढ़ाया जाए, हो सकता है 1 या 2 क्लास के बाद इनका हम नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इतना आपको आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला है, ईस्टर का क्या फार्मूला, एल्डिहाइड का क्या, कीटोन का क्या, साइनाइड का क्या, और ये कार्बन की तरफ है। नॉन कार्बन में देखिए कहीं कार्बन नहीं है, हालांकि अल्काइल में हम कार्बन पढ़ाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। चूँकि मैंने पहले ही कहा इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर जनरली नहीं करते हैं, 6ठे नंबर पे लिख दिया है। तो आप कुल मिलाकर 5 इधर 5 इधर याद करें, 6 वाला रहने दें, वो हाइड्रोकार्बन में डील किया जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको फैटी एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है C, पूरा स्ट्रक्चर के साथ ये है, ऐसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं COOH। जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसका सफिक्स नेम होगा ओइक एसिड, और ये सफिक्स प्रीफिक्स IUPAC नोमेनक्लेचर में होगा, जबकि कॉमन नेम में इस्तेमाल होगा इसका इक एसिड। कॉमन नाम है इक एसिड और सफिक्स नेम है ओइक एसिड। इतने दूर तक को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी का डेरिवेटिव्स है दूसरा, जिसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। ईस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ईस्टरिफिकेशन और सॉप्निफिकेशन प्रोसेस। वो ईस्टर का ही रिएक्शन होगा या ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ईस्टर जो है वो असल में फॉर्मूला वाइज ऐसा है, C, जब भी एक ऑक्सीजन कार्बन पे आएगा तो पहले वो डबल बॉन्ड O करके आएगा, फिर उसके बाद जितने ऑक्सीजन आएंगे सब सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब 2-2 जगह वैकेंसी है, वैकेंट पोजीशन 2-2 जगह छूटे हुए हैं। तो आप याद रखें इसका सफिक्स नेम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इसका सफिक्स नेम होगा O8। और जब हम लोग कॉमन नेम लिख रहे होंगे, शॉर्ट में मैं CN लिख रहा हूँ, मतलब कॉमन नेम को मैं लिखूंगा CN। कॉमन नेम होगा इसका 8। तो आप देखिए ओइक एसिड में से O हटा दो, इक एसिड कॉमन नाम हो गया, O8 में से O हटा दो, कॉमन नाम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इन दोनों को
देख लिया। उसी तरीके से तीसरा देख लेते हैं बेटा। तीसरा है हमारे लिए एल्डिहाइड। ये सब ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप्स है, इनका स्ट्रक्चर जरूर जानेंगे। ये होता है, इसको शॉर्ट में तो बताया ही था, COO डैश। यहाँ इसको हम लोग कहते हैं CHO, और याद रखिएगा HO ही लिखा जाएगा, ये कभी नहीं लिखा जाएगा COH, ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि OH से एल्कोहल समझा जाता है, इसलिए जिस पैटर्न में बता रहे उसी पैटर्न में होगा। स्ट्रक्चर ये है, CHO लिखा जाएगा हमेशा, COH नहीं लिखा जाएगा इसको। जब हम लोग इसका सफिक्स नेम लिखते हैं, सफिक्स नेम लिखते हैं, तो इसका सफिक्स नेम आता है अल, ALL, शुरू के 2 लेटर अल। और कॉमन नेम पूरा एल्डिहाइड लिखा जाता है, कॉमन नेम पूरा का पूरा एल्डिहाइड लिखा जाता है। इसी तरीके से चौथा है कीटोन, चौथा है कीटोन। ज़रा देखिए, कीटोन का स्ट्रक्चर है C+O, शॉर्ट में इसको CO भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो पेयर में पढ़ना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हटा दो, एस्टर बन जाएगा, एल्डिहाइड में से H हटा दो, कीटोन बन जाएगा। तो इसका सफिक्स नेम होता है ओन, इसको 1 नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, ओन। और कॉमन नेम जो है उसको मैं लिख दूंगा, ये बाद में जब नोमेनक्लेचर पे आएंगे तब बताएंगे, बस अभी आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंबर, एंड दैट इज एसीटोन। एसीटोन एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नाम, एसीटोन। तो ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप के नाम हो गए हैं जो आपको याद रखने हैं, ख़ासतौर से कार्बन में। तो अभी आप यही 4 याद रखिए, बाकी जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में नॉन कार्बन वाले भी याद कराएंगे। नॉन कार्बन वाले ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अभी से मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 1-2 क्लास के बाद इसके नोमेनक्लेचर पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और आइसोमेरिज्म, साथ में होमोलोगस सीरीज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।